डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें जो हमने पहला टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने बताया था कि मेजरमेंट ऑफ एंगल कोणों का मापन हम कैसे करते हैं, एंगल का जो हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसका मेजरमेंट का हमने दो टाइप्स पढ़ा था, रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट। रेडियन मापन और अंश मापन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग और उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज भी जो है कवर किया था 3.1। आज हमें जो है अब उसके आगे डिस्कस करना है। जो टॉपिक नेम हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है और इसके कंडीशंस क्या होते हैं और इसके बेस पे क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जनरली आप लोग, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे जनरली आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा या साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। जनरली ये आप जो है पढ़े हैं, इस चीज़ को आप जानते हैं कि ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हैं। अब हमें उसी को पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। तो फंक्शंस में बस हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे एफ एक्स से, तो ये बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और एक बात और बात कर लेते हैं हम लोग, एक बात और हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन जनरली होता क्या है। तो देखिए, फंक्शन जनरली ये होता है हमारा कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है, कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ पुटअप करें, कुछ वैल्यू को हम दें, तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिले। क्या मिले? यूनिक वैल्यू मिले, एक वैल्यू मिले, दो वैल्यू ना मिले। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ पुटअप करेंगे तो f1 की जो वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 3 आएगी। ऐसा नहीं कि हम x की वैल्यू अगर 2 रखें तो फिर से 3 ही आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा नहीं है। ऐसे बहुत से फंक्शन होते हैं कि एक वैल्यू पे दो मान सेम आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं फंक्शन नहीं है। ठीक है ना? तो ये मेरा फंक्शन का कंडीशन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू हम फंक्शन मान लेंगे और एक्स के जगह पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है ना? देखिए, जनरली हमारा ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जैसा ही होता है फंक्शन, कुछ अलग नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। बस ये है कि जब हम इसके वैल्यू को पुटअप करेंगे तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिले। जैसे हम लोग साइन 0 पुट करते हैं तो 0 मिलता है, साइन 30 पुट करते हैं तो 1/2 मिलता है, साइन 45 पुट करते हैं तो 1/2 मिलता है। एक यूनिक वैल्यू अलग अलग मिलता है। ठीक है ना? ये नहीं कि सेम वैल्यू सेम मिलता जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग वैल्यू में मिलता जाता है। तो हम इसी को बोलते हैं हमारा फंक्शन है। क्या है? फंक्शन, जिसको हम जनरली एफ एक्स या जी एक्स या एच एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम एफ एक्स इक्वल टू मान ले रहे हैं फंक्शन हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम वैल्यू को फंक्शन में जो भी हमारा x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं वो हमारा एंगल है। सबको पता है x हमारा एंगल है। तो यहाँ पे इस x के जगह पे हम लोग डिग्री मापन का यूज ना करके अब हम लोग यहाँ पे जो मेजरमेंट यूज करते हैं वो रेडियन के फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं? रेडियन के फॉर्म में, π/6। यानी कि x जो यहाँ पे मेरा आएगा वो अब रेडियन के फॉर्म में आएगा। तो यही डिफरेंस हो जाता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। फंक्शन में जो भी हमारा x आएगा वैल्यू, अब उसमें हम लोग रेडियन को फिलअप करेंगे। और रेशियो में हम लोग क्या पढ़ते थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में डिग्री में रख सकते थे। जैसे हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं साइन 30, साइन 45, साइन 90, साइन 60, तो हम डिग्री मेजरमेंट में हम पुट करते हैं। तो ये बात समझ में आई ना? हमें यहाँ पे क्या पुटअप करना है? अब रेडियन फॉर्म में जो भी डिग्री को रखना है वो रखना है। जैसे कि हमें पता है ना, ये हम लोग मेजरमेंट करते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 डिग्री को 0 डिग्री बोलेंगे, लेकिन 30 को बोलेंगे π/6, 45 को बोलेंगे π/4, इसको बोलेंगे π/3
इसको बोलेंगे पाई बाई 2। आप चेंज करना जानते ही हैं, बताया गया सब कुछ चेंज करना। आप चाहें तो चेंज करेंगे डिग्री को, तो इस फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना ना, फंक्शन को हमें किस फॉर्म में लिखना है, डिग्री के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में मेजरमेंट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके वैल्यूज़ क्या हमें मिलते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ क्या है रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे रिस्ट्रिक्शंस ये है, जैसे मान लीजिए कि एक बात देखिए, समझिए एक चीज़ देखिए, आपको एक इसमें देखिए, जैसे हमने मान लिया एक सर्कल लिया, ये सर्कल लिया हमने, और सर्कल पे हमने एक क्वाड्रेंट बना दिया। ये क्वाड्रेंट हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, ये हमने क्वाड्रेंट बना दिया। क्या बना दिया हमने, सर्कल पे क्वाड्रेंट बना दिया, जिसको हम बोलते हैं कि जिसका यूनिट हमने लिया है, इसका रेडियस हमने यूनिट लिया है, 1 लिया है। रेडियस हमने क्या लिया है, 1 लिया है इसको। ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, सबको हमने 1 लिया है। तो एक बात समझो, यहाँ का जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा 1,0 और यहाँ का जो पॉइंट होगा मेरा 0,1, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे x है, ये x का डैश है, ये y है, ये y का डैश है। तो x एक्सिस पे हमारा x का वैल्यू होता है, y 0 होता है। यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -1,0 होता है, ये 0,1 होगा हमारा। तो अगर हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया ऐसे करके, ऐसे हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे सर्कल पे कोई एक पॉइंट लिए, तो ये जो हमारा होगा वो सर्कल में क्या होगा, ये कॉस अल्फ़ा कॉमा साइन अल्फ़ा के इक्वल होगा। कॉस अल्फ़ा इसलिए होगा क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं ना, कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं, कहीं पर भी हम लोग कोई भी पॉइंट जब लिखते हैं, यहाँ का पॉइंट, तो x का डिस्टेंस और y के डिस्टेंस के इक्वल होता है हमारा। x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा मान करके एंगल को हम मान लें अल्फ़ा है, पॉजिटिव अल्फ़ा है, तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, इस चीज़ को निकालना पड़ेगा हमें इसको, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रूल लगाएंगे। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस अल्फ़ा में होता है, इसलिए ये डिस्टेंस कॉस बन जाएगा और ये साइन बन जाएगा, इसलिए कॉस कॉमा साइन हो जाता है। बात समझ ना, क्या होता है, कॉस कॉमा साइन अल्फ़ा के फॉर्म में ये चला आता है मेरा। तो इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कॉस 0 कॉमा साइन 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा अल्फ़ा का टर्म 0, अल्फ़ा यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है ना, cos 0 sin 0। तो हमें पता है ना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, sin 0 की वैल्यू 0। इससे मेरा डिसाइड हो गया कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इससे मेरा डिसाइड हो गया। और देखिए, ये मेरा वैल्यू भी होता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को लें तो क्या होगा, cos, ये देखिए, ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये 0 डिग्री है, π/2 है, और ये जो हमारा होता है वो होता है 3 π/2, पाई है, ये होता है हमारा 3 π/2, ठीक है ना। और फिर जब ऊपर जाएगा तो ये फिर 2 पाई बन जाएगा। ऐसे हमारा एंगल रिपीट करता है। ऐसे एंगल हमारा क्या होता है, राउंड करता है, ऐसे घुमा फिर यहाँ चलाया, फिर ये घुमा फिर यहाँ चलाया। ये अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, टर्न करता रहता है, कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक टर्न करता रहता है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट अपने आप पे है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे जब हम पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos π/2 कॉमा साइन π/2, cos 90 प्लस साइन 90। और हमें पता है cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहीं से हमें एक वैल्यू और प्रूफ हो गया कि cos हमारी π/2 की वैल्यू हो जाती है 0 और साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है ना। इससे हम लोग ने क्या कर दिया, क्योंकि इससे हमने क्या डिसाइड कर लिया कि cos π/2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 हो गई, और cos साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हम आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, cos पाई कॉमा साइन पाई, ठीक है ना, cos पाई कॉमा साइन पाई। तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि cos पाई की वैल्यू फिर से -1 हो जाएगी और साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो cos 3 π/2 और साइन 3 π/2 होगा।
तो यहाँ का जब भी हम पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0, -1 लिखेंगे। आपको पता ना एक्सिस का पॉइंट, ये हमारा x, 0, यहाँ -x, 0, 0, y, यहाँ 0, -y। तो हमने यूनिट को 1 माना है, तो 1 का मतलब यहाँ पे 1 ले रहे हैं, इसीलिए 1 ले रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे sin 3π/2 जब हम इसको लिखेंगे cos 3π/2, sin 3π/2, इसका मतलब हमने बता दिया है कि cos 3π/2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और sin 3π/2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। और फिर जब यहाँ पे आएंगे तो फिर ये पॉइंट हमारा हो जाएगा cos 2π, sin 2π हो जाएगा 0 से 2π। और फिर से हमारा रिपीट करेगा cos 2π की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और sin 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसका मतलब इस पॉइंट पे आके हमारा टर्म क्या करना लगेगा, रिपीट करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा sin x का जो टर्म है वो क्या क्या आ रहा है, ±0 आ रहा है, ठीक है ना, 0 आ रहा है, +-1 आ रहा है, +-2 +-1 आ रहा है, ऐसे चलता जा रहा है ये। अच्छा, किस एंगल पे चलता जा रहा है, देखो एक चीज़ देखो किस एंगल पे चलता जा रहा है। तो देखो पहले हमारा क्या था, 0 एंगल पे था, 0 एंगल पे क्या था हमारा वैल्यू 0 था। कॉस साइन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, साइन के लिए 0 पे था, ठीक है ना। फिर हमारी वैल्यू जो है पाई पे आई 0, पाई पे क्या आ गया 0 आ गया। फिर 0 किस पे आ गया 2 पाई पे आ गया, मतलब सेम वैल्यू आ रहा है, साइन 0 पे वैल्यू सेम, साइन पाई पे वैल्यू सेम, साइन 2 पाई पे वैल्यू सेम। इसी तरह साइन 3 पाई पे भी सेम आता जाएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छा, इसी तरह से हम इसको उल्टा हम लोग एंगल ले, ऐसे उल्टा एंगल ले, यहाँ पे देखो ऐसे हम लोग इसी एंगल को हम उल्टा लें। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये एंगल हम -अल्फ़ा लेंगे। आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो अल्फ़ा है, और क्लॉकवाइज लेंगे तो -अल्फ़ा। एंगल मेजरमेंट पढ़े हम लोग। तो यहाँ का जो हम पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे, इस पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो जो ये मेरा पॉइंट होगा वो हो जाएगा cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस, माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा -अल्फ़ा भी क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो हमारा +- के फॉर्म में आएगा, +- के फॉर्म में आएगा। वही टर्म क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी कि हम उधर आएंगे तो cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, इस -cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा दोनों नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम इसका जनरल फॉर्म बना सकते हैं कि x की जो वैल्यू होती है sin x में, जो x की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n पाई तक होती है, n पाई तक। n पाई का मतलब n की जगह पे हम कोई भी नंबर्स को रख सकते हैं, रियल नंबर्स को। देखो तो n पाई 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम cos की बात करते हैं तो cos पे रिपीट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो cos का रिपीटेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, देखो ये cos 0 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -1 है, चेंज हो जा रहा है, लेकिन सेम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, तो π/2 पे सेम आ रहा है, ठीक है। फिर कहाँ पे आएगा, फिर जो हमारा जो आएगा 3π/2 पे सेम आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5π/2 पे सेम आएगा। और यही एंगल जब हम नेगेटिव की तरफ मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव भी हमारा वही आएगा, +-, तब देख रहे हो क्या आ रहा है 1 3 5, इसके ऑड नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, ऑड नंबर पे इसकी वैल्यू हमारी फाइंड होती जा रही है, सेम वैल्यू फाइंड होती जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि cos x डिपेंड होता है, वो किस पे होता है, तो हम ऑड को बोलते हैं 2n+1 π/2 अपॉन 2 तो सब में है, π/2 सब में है, ये ऑड नंबर चेंज हो रहा है। ऑड का मतलब 2n+1, ऑड को हम 2n+1 के फॉर्म में बोलते हैं। तो cos x हमारा डिपेंड होता है कहाँ से कहाँ तक, 2n+1। ये हम इसलिए लिखे हैं कि अभी हम लोग इसका डोमेन फाइंड करेंगे ना तो हमें यूज पड़ेगा इसका, ठीक है। तो बस हमें 2 का मेजरमेंट करना है, बाकी हम इस बाकी को सबको बता देंगे, क्योंकि देखो 10 को हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x, तो sin x के सारे वैल्यू होंगे n पाई होंगे। अब cos x में भी सारे वैल्यू होंगे। अब देखो अपॉन में ये वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट हमारा कोई फंक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू होनी चाहिए 2n+1 इंटू π/2, x का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है cos x के लिए। इसी तरह cot x में हम बात करेंगे तो इसको हम लिखते हैं cos x अपॉन sin x। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि sin x कभी 0 नहीं हो सकता है, sin x की वैल्यू हमारी कभी भी 0 नहीं होगी। अगर 0 हो जाएगी तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हम बोलेंगे x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, क्योंकि साइन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, n पाई है। ये रिक्टेशन है, इसमें कोई रिक्टेशन नहीं है, इसमें सारे वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे, इनफाइनाइट हमें कभी मिलेगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे हमें इनफाइनाइट मिल जाता है, इसलिए इस टर्म को हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, इसी तरह से को हम लिख सकते हैं 1/cos x, फिर अपॉन cos x की बात हो रही है, तो फिर हमारा cos x कभी जीरो नहीं हो सकता है। अब cos x जीरो नहीं होने का मतलब जो है x नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 π/2। ठीक है, ये होगा। और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, तो sin x कभी जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि जीरो हमारा किस पे आ रहा है, n पाई पे आ रहा है, n पाई पे हमारा टर्म रिपीट कर रहा है, तो x का टर्म n पाई कभी नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे फंक्शन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको स्ट्रिक्टली ध्यान देना होता है, क्योंकि अभी हम लोग डोमेन ऑरेंज की जब बात करेंगे तो इसकी हम लोग जनरली हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन। ये जो है, अब हमें वैल्यू पता है ना, जैसे sin 0, 30 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे π/6, 45 को π/4, 60 को π/6, 90 को π/2। फिर हमने निकाल लिया है वैल्यू को, पाई की वैल्यू निकाल लिया हमने, 3π/2 का वैल्यू निकाल लिया है, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, पाई और π/2 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। तो sin 0 का पता है हमें, sin cos 10, sin 0 की वैल्यू 0, π/6 की 1/2, 1/√2, √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखो sin पाई हमने निकाला तो फिर 0 आ गया, और 3π/2 की वैल्यू तुरंत 1 आ गया। तो देखो, अगर पाई और 3π/2 अगर चाहिए हमें कभी भी किसी के लिए, तो तुरंत आप लोग जो है ना एक सर्कल बना लो, सर्कल बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और सर्कल बना के इस पॉइंट को लिख लो, ये 1,0 है, ये 0,1 है, और ये -1,0 है, और ये 0,-1 है, और तुरंत बता सकते हो ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, तुरंत आप पाई और 3π/2 की वैल्यू को बता सकते हो। ठीक है ना, या अभी हम लोग जनरली जानेंगे भी, इसके टर्म को लेकर के हम वैल्यू को प्रूफ करेंगे कैसे। ठीक है, कॉस में होता है हमारा ये 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक है ना, और कॉस के टर्म में इसका वैल्यू हमारा हो जाता है, पाई का वैल्यू हो जाता है हमारा -1, और 3π/2 का होता है हमारा 0। ठीक है, और 10 निकालना होता है तो साइन अपॉन कॉस डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाता है 0, ये होता है 1/√3, ये सेम 1 हो जाता है, ये कट जाता है, √3 आता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ये -1, ये इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि हम कभी भी अपॉन 0 लाते हैं तो टर्म हमारा इनफाइनाइट का टर्म आ जाता है। तो बस हमें साइन और कॉस पता होता है तो बाकी हम 10 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, इस वैल्यू को एकदम आप याद कर लेंगे, वो भी पाई के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में। ठीक है ना, 10 पाई की वैल्यू जब 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो मेरा टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म है हमारा। देखिए आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन क्या होते हैं। देखो π/2 पे, अब देखो यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा टर्म, अब हम चिन्ह देखते हैं, देखिए चिन्ह देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन। देखिए बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए, इसी से मेरा पूरा स्टेप फॉलो होना है, पूरा स्टेप मेरा इसी से फॉलो होना है, इसलिए इसका साइन बिल्कुल ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। अच्छा एक बात देखो, अभी हमने आपको बताया है सर्कल लेकर के क्वाड्रेंट पे, तो ये मेरा 0 होता है, ये π/2 होता है। ठीक है ना, ध्यान देना, हम केवल साइन कॉस से सबका साइन बता सकते हैं, सबका में साइन बताना है, सारे टर्म का साइन बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हमने देखा है कि यहाँ पे दोनों टर्म हमारा, ये हमने एंगल अल्फ़ा लिया था, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था वो cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा था, cos अल्फ़ा, sin अल्फ़ा। तो देखो दोनों का साइन हमारा प्लस प्लस है, तो अगर हम 10 निकालेंगे तो साइन प्लस कॉस प्लस, तो 10 में प्लस ही आएगा, और 10 प्लस तो कॉट भी प्लस। अच्छा अब देखिए, अगर साइन प्लस है तो इसका अपोजिट कोसेक भी प्लस होगा, अगर कॉस प्लस है तो इसका अपोजिट सेक भी प्लस होगा। बात समझ रहे ना, अगर साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव टर्म ही आएगा, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव ही आएगा।
ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव हो जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ऑल टर्म पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बोल सकते हैं मतलब 0 से लेकर के π/2 तक सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बात समझ आई। ये 3π/2 है, सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अभी हम इससे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से आप इसको जान सकते हैं। यहाँ पे जब आते हैं हम लोग, यहाँ पे जब आते हैं तो देखो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे हमारा जब एंगल हम लोग लेंगे यहाँ पे इस एंगल को, तो इस एंगल में हमारा क्या होता है, कॉस का टर्म्स नेगेटिव हो जाता है, साइन पॉजिटिव हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट होता है वो होता है -1, 0। तो ये देखो, तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो कॉस का टर्म नेगेटिव, हम लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव। कॉस अगर नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव, और जब हम साइन अपॉन कॉस निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉस में कोई एक नेगेटिव तो 10 भी नेगेटिव, 10 नेगेटिव तो कॉट नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे साइन और कोसेक जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। बाकी और टर्म्स हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख ले रहे हैं साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा और कॉसेक अल्फ़ा। और अभी आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं इसका, इसको याद करना बहुत आसान है, ऐसे याद करेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे तुरंत याद हो जाएगा आपका। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टर्म्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। इसमें आते हैं तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक, अच्छा अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे जब हम सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे देखो सर्कल यहाँ बनाएंगे ऐसे, तो यहाँ का पॉइंट क्या होता है, 0, यहाँ पे होता है माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में ही आएंगे हमें, दोनों क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे हमें। ठीक है, दोनों टर्म हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव ही मिलेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, अब ये नेगेटिव नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव, कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। अच्छा, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन का टर्म में नेगेटिव है और कॉस का टर्म में नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 पॉजिटिव बन जाएगा, और 10 पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 10 और कॉट का टर्म पॉजिटिव बन रहा है, ध्यान देना। चौथे में आएंगे तो चौथे में क्या होता है हमारा कि यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो कॉस कॉमा माइनस साइन होता है, मतलब साइन नेगेटिव है तो कोसेक नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, बाकी 10 हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया वो आ गया कॉस के साथ सेक का टर्म पॉजिटिव बन गया। तो हम इससे एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, इसको लिखते हैं ASTC रूल बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब 10 पॉजिटिव, C मतलब कॉस पॉजिटिव। तो मेरा फार्मूला बन जाएगा कि ASTC मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलेंगे तो ऑल पॉजिटिव आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बोलेंगे तो साइन पॉजिटिव होगा, और जो हम टर्म लेंगे उसका अपोजिट पॉजिटिव करेंगे, साइन है तो कोसेक पॉजिटिव। इस टर्म को याद रखिएगा, इसी से हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फिर T लेंगे तो 10 है तो 10 से कॉट पॉजिटिव होगा, और C लेंगे कॉस से तो सेक भी हमारा टर्म पॉजिटिव होंगे। बाकी अगर हम इसको लेते हैं तो बाकी को हम मानेंगे कि सारे टर्म्स हमारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा है ASTC का फार्मूला, इसके बेस पे हमें बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, इसलिए इसको ध्यान देना है। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लीज़ नोट डाउन। अब पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ पढ़ना हमें, और साथ साथ इसके डोमेन और रेंज भी पढ़ना हमें। डोमेन, रेंज और इसका ग्राफ क्या होता है ये हमें जानना है। तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स,
टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। इसका जो है हमें डोमेन लिखना है, प्रांत क्या होगा, और रेंज लिखना है परिसर। क्या क्या होगा, देखिए डोमेन का मतलब होता है ना, जो हम वैल्यू x के जगह पे इनपुट कर दें, x के जगह पे इनपुट करें साइन x के जगह पे, तो क्या क्या हम पुट कर सकते हैं, और पुट करने पे हमें वैल्यू क्या क्या देगा। ठीक है ना, तो हम बोलते हैं जो हमें देगा वो रेंज है, जो हम पुट करते हैं वो डोमेन है। हम इसके साथ साथ ग्राफ भी देखते चलेंगे इसका। तो देखो साइन x हमारा है, साइन x, तो देखो साइन x की वैल्यू जो है यहाँ देखो, हम ये हमारा होता है 0, π/2, पाई, 3π/2, फिर यहाँ आएगा तो 2π, फिर आएगा तो क्या हो जाएगा 5π/2, यहाँ पे हो जाएगा 2π, 5π/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2π, 4π हो जाएगा। तो ऐसे हमारा रेंज चलता रहेगा और वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलता रहेगा, 1,0 मिलता रहेगा, ये 0,1 मिलता रहेगा, ये -1,0 मिलता रहेगा, 0, यही हमें मिलता रहेगा, सारा इसी पे घूमता रहेगा मात्र। ठीक है ना, इसके अलावा हमारा बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हम डोमेन बोल सकते हैं कि पूरे रियल नंबर्स को रख सकते हैं, किसी भी डिग्री को रख सकते हैं। ठीक है ना, पूरे रियल नंबर्स को रख सकते हैं। और वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, तो -1 से लेके 1 तक ही मिल रहा है, केवल इसी में घूम रहा है, -1 1 -1 1 -1 1, इसी में घूम रहा है केवल मेरा वैल्यू, इसके आगे कहीं नहीं जा रहा है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा इसका रेंज। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है। देखो देखो ये होता है हमारा, इधर रखते हैं डिग्री को 0, π/2, ये है पाई, 2π/2, 2π नहीं 3π/2, इधर रखते हैं नेगेटिव में -π/2, -π, -3π/2। ये वैल्यू हमारा 1 है, ये -1 है। तो साइन 0 रखते हैं तो 1 आता है, और 1 आते आते गिरना स्टार्ट होता है π/2 पे, ऐसे गिर जाता है हमारा वैल्यू। ठीक है ना, और ये हमारा -π/2 से आके ऐसे टर्न कर जाता है। बात समझ, सॉरी ये फिगर हमने कॉस का बना दिया है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है हमारी। ये होता है हमारा, सॉरी देखिए ये हमारा होता है 0 डिग्री, ये होता है π/2, ये पाई 3π/2, ये होता है -π/2 -π। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 तक जाता है, वैल्यू 1 हमारा है, ये 2 1 है, 90 तक जाता है, फिर कम होना स्टार्ट होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, अभी हमने देखा है। फिर ये ऐसे घूम जाता है टर्न, इस तरह यहाँ पर भी ऐसे ये। तो ये मेरा साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है हमारा। ठीक है ना, तो ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है। इसी तरह कॉस एक्स की बात करते हैं, तो कॉस एक्स में हम सारे रियल नंबर्स को रखते हैं, और ये -1 से 1 तक ही मिलता है हमें, वहीं तक बस मिलता है। और इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनता है, ये 0 डिग्री, π/2 डिग्री, पाई, 3π/2, -π/2, -π। तो अब यहाँ देखो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से स्टार्ट होता है, π/2 तक गिर के ऐसे चलाता है। ये होता है मेरा ग्राफ cos x का। देखिए दोनों सेम है, बस अंतर है ये साइन 0 का मान 0 से स्टार्ट होकर के पाई तक जाता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर के π/2 तक जाता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है इस कंडीशन में। तो इन दोनों ग्राफ बना लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए 10x का जो डोमेन होता है, देखो 10x का जो मेरा डोमेन होता है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो 10x का मेरा ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनता है। इसी से हम लोग पूरा निकाल लेंगे, डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। देखो ये होता है मेरा π/2, पाई, 3π/2, -π/2, -π। तो आपको पता है ना कि π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट होती है, -π/2 पे वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट का लाइन से बना रहे हैं, 3π/2 पे इनफाइनाइट होता है।
इसी तरह -3π/2 पे इन्फाइनाइट होता है। एक टर्म हम देख लेते हैं, बाकी सबको इसी तरह रिपीट करता है। और मेरी वैल्यू ये हमारा पे 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। देखो साइन कॉस में हमने 2 नहीं बनाया था क्योंकि 1 और -1 के बीच में ही होता है, इसलिए नहीं बनाया था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम वैल्यू पुटअप करते हैं साइन 0, जैसे 10 में देखो 10 0 का मान 0, π/6 की वैल्यू होती है 1/√3, π/4 की वैल्यू होती है 1, π/6 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है √3 और π/2 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। मतलब जनरली इंक्रीज़ करता है, ऐसे बढ़ता है वैल्यू, ये बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते ये इनफाइनाइट पर जाके कहीं मिल जाता है, ये इनफाइनाइट पर जाके कहीं मिल जाता है। और इसी तरह नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव में ऐसे जाते आते आते कहीं इनफाइनाइट पे आके इनफाइनाइट पे कहीं जाके ये मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये जब हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वैल्यू को जब हम पुटअप कर सकते हैं, तो 10 को हम लिखते हैं sin x अपॉन cos x। 10 को लिखते हैं sin x अपॉन cos x, ये लिखते हैं हम लोग 10 को। तो इसमें cos x की वैल्यू 0 नहीं होती है, cos x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि cos x 0 नहीं हो सकता है। और cos x का कंडीशन क्या होता है कि 2n + 1 π/2 नॉट इक्वल टू 0। आपको ये इसीलिए पहले हमने बताया इस चीज़ को, पहले इसीलिए हमने इसको आपको पहले समझाया इस चीज़ को। तो क्या होता है, हमारे सारे रियल नंबर लिख सकते हैं लेकिन इसको एक्सेप्शन में छोड़ करके। अब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है हमारा, तो पूरा -इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट तक है, ये -इनफाइनाइट तक है। तो -इनफाइनाइट से पूरा इनफाइनाइट तक, या इसी को हम बोलते हैं आर। पूरे रियल नंबर्स मिल रहा है हमें, सारे के सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना हम लोग कभी कभी डोमेन और रेंज जो है ना इसके फिगर से भी निकाल लेते हैं, ग्राफ से भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 10x का डोमेन और रेंज। आपको डोमेन और रेंज याद रखने हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको लगता है कि ग्राफ हमारे ग्राफ से क्वेश्चंस भी नहीं है, ग्राफ से है भी नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है ना इसी ग्राफ से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ देता है। तो वहाँ पे आपको ग्राफ नहीं समझ में आता है, नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। या आगे क्लास हम लोग पढ़ते हैं तो ग्राफ ड्रा करके ही जो है ना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जैसे एरिया फाइंड करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो ये हमें आगे बहुत यूज आता है इसका, ठीक है ना। तो प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये कॉट x का ग्राफ है, कॉट x का सेक x हमने बना दिया है, दोनों एक साथ समझ लीजिए। कॉट x क्या होता है हमारा, पाई पे इनफाइनाइट होता है, -π पे इनफाइनाइट होता है, 0 पे इनफाइनाइट होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है π/2 तक और नेगेटिव में चला जाता है π/2 के बाद। और नेगेटिव में चला जाता है तो ये जाके कहीं लास्ट में जा करके ये इनफाइनाइट पे ऐसे मिल जाता है, ये भी जा करके इनफाइनाइट पे कहीं ऐसे मिल जाता है। तो अब यहाँ पे कॉट x को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो साइन का रेक्टेशन होगा कि साइन x कभी 0 नहीं हो सकता है, और साइन x का हमारा कंडीशन होता है कि n π, इसलिए r - n π हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ से देखो तो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक वैल्यू में मिल जा रहा है, इसलिए -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हो जाएगा, या इसी को हम लोग r बोलते हैं। ये हमारा डोमेन रेंज है, ठीक है ना। देखिए हमने फिगर से बस निकाल रहा है, हमने इसके ग्राफ से ही जो है ना हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ये बता दे रहे हैं, इसलिए ग्राफ भी जरूरी है, उसी से हम डोमेन रेंज बता सकते हैं। और डोमेन रेंज आपको 12 बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वही बात है कि जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक x की बात करेंगे तो सेक x का ग्राफ हमारा यहाँ बनता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। π/2 पे पाइस पे हमारे इसके ऊपर ही वैल्यू आता है, इससे कम नहीं आता है, कभी सेक की वैल्यू 0 नहीं आती है। तो ये हमारा क्या होता है कि सेक को लिखते हैं फिर 1/cos, सेक को क्या लिखते हैं 1/cos लिखते हैं, और cos कभी 0 नहीं होगा तो वही cos की वैल्यू 0 नहीं होगी, cos का कंडीशन हमारा ये होता है। और इसकी वैल्यू देखो हमने क्या लिखा है, देखो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, -इनफाइनाइट तक -1 मिल रहा है जो हमने लिखा है, और फिर इसके बीच में कोई मान नहीं मिल रहा है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। फिर कहाँ से मिल रहा है, इनफाइनाइट से 1 तक मिल रहा है वैल्यू हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर वैल्यू मिल रहा है फिर इधर वैल्यू मिल रहा है, तो दोनों को अलग अलग है तो इसी को हम यूनियन करते हैं। यूनियन का मतलब दोनों को मिला करके, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को मिला करके, बस इसके बीच की वैल्यू को छोड़ देंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी करते हैं कि r में से -1, 1 को हम लोग माइनस कर देंगे, ओपन क्लोज इंटरवल का इसके बीच के सारे नंबर्स को माइनस कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं r - -1 से 1 तक,
ठीक है ना। इसी तरह हमारा कोसिक एक्स का भी क्या होगा, 1/sin होगा। साइन एक्स का कंडीशन नॉट पाई होगा, n पाई। और इसका वैल्यू भी हम लोग इसी तरह निकालते हैं कि यहाँ भी r -1 to 1 होगा, या इसको हम लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, और इसका ग्राफ देखिए हमारा कुछ इस तरह से बनता है। तो ये हमारा 10x का ग्राफ है, सॉरी कोसेक एक्स का ग्राफ है। कोसेक एक्स की वैल्यू 1 पे हमारी π/2 पे 1 होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे हमारा ग्राफ बनता है। और ये इनफाइनाइट पे कहीं जाकर ऐसे मिल जाता है। तो देखो यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट से -1 तक मिल रहा है, तो इनफाइनाइट से -1 तक लिख लिए, और फिर 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये लिख लिए, इन दोनों को मिला के। या इसी को हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर मिलेंगे केवल -1 और 1 के बीच में सारे वैल्यू को, इसके बीच में सारे वैल्यू को छोड़ करके। या तो हम ये लिखते हैं या तो ये लिखते हैं, दोनों में से कोई एक। इसी तरह ये भी था हमारा, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ। ठीक है, और ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक आपको क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है cos x की वैल्यू -3/5 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये यहाँ कहीं है, ये यहाँ पे कहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे कहीं है ये। तो हमें पता है ना, अभी बताया हमने फार्मूला आपको, ये ASTC, यहाँ पे केवल 10 ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म नेगेटिव, इसलिए कॉस का टर्म नेगेटिव में आया हुआ है, इसलिए कॉस का टर्म नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें पांचों अदर, हमें 5 जो बचे हुए हैं ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, सब बताने हैं क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले कॉसिक्स अगर मिल गया तो सेक एक्स हमें यही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सेक एक्स, इसका अपोजिट -5/3, ये हमें पहला टर्म मिल गया। अब हमें एक चीज़ और निकालना है, साइन एक्स। अगर साइन एक्स मिल जाएगा तो उससे हमें कोसिक मिल जाएगा और साइन से 10 भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो साइन अगर कॉस में साइन कॉस एक्स मिल जाता है तो पूरा टर्म मिल जाता है। तो देखो ये कॉस एक्स की वैल्यू -3/5 है। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी नंबर 1 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स चाहिए तो हम लिख सकते हैं √1 - कॉस एक्स की जगह पे -3/5 का स्क्वायर। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 - 9/25, या इसको सॉल्व करेंगे तो 16/25। अच्छा, साइन एक्स जब बाहर आएगा तो +-4/5 आएगा, +-4/5। अब +-4/5 हम लिखेंगे इसलिए क्योंकि अब हमें देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम बोलेंगे cos x इज थर्ड क्वाड्रेंट, देन साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी नेगेटिव में आ जाएगी। क्यों नेगेटिव आएगी भाई? क्योंकि cos भी नेगेटिव, साइन में नेगेटिव, 10 का टर्म केवल पॉजिटिव आएगा, इसलिए साइन के टर्म को हमने नेगेटिव में ले लिया। हमने बोल देंगे कि cos x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे में है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू -4/5 हो जाएगी। साइन एक्स हमें मिल गया। पॉजिटिव ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, पॉजिटिव का टर्म नहीं ले सकते हैं। इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्या है, ये बता रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 ही पॉजिटिव हो सकता है, साइन कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए नेगेटिव ले लिया। साइन मिल गया। अब साइन से हम 10 निकालेंगे। अच्छा, साइन से हम लोग कोसेक भी निकाल लेते हैं यहीं पे, तो कोसेक इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, -5/4 हो जाएगा। पढ़े ना अपोजिट फार्मूला, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का सेक, 10 का कॉट। तो 10 निकाल लेते हैं, तो 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू है -4/5, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -3/5। ये कट 5 से 5 कट कितना आ गया 4/3। देखो तो पॉजिटिव आ भी गया, ऑटोमेटिक आ गया, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है ना, ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, बन गया ये टर्म। तो 10 निकल गया, जब 10 निकल गया तो कॉट एक्स भी क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 3/4, ये हमारा पॉजिटिव आ गया। 10 निकल गया, कॉट निकल गया, साइन कोसेक निकल गया, यहाँ से पहले निकल गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कीजिए। बाकी जो है हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।